हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी जीके की सीरीज में एमपी की नदियां। और ये हमारा पार्ट 1 है एमपी की नदियों का। इसके अलावा इसके और भी पार्ट आएंगे, तो फ्रेंड्स इस सीरीज के साथ आप एंड तक बने रहें जिससे इसका पूरा फायदा मिल सके। इस लेक्चर में हम नर्मदा नदी, चंबल नदी, सोन नदी और इसके अलावा इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, महेश्वर बांध, बरगी बांध, ओमकारेश्वर बांध, इन सब की भी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहें जिससे इसका पूरा फायदा मिल सके आपको। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम मध्य प्रदेश की नदियों की। अगर हम पूरे विश्व में बात करें यानी पूरे वर्ल्ड में बात करें तो भारत में सबसे अधिक नदियां हैं, यानी सबसे अधिक नदियों वाला देश कौन सा है? भारत है। और भारत में सबसे अधिक नदियों वाला प्रदेश मध्य प्रदेश है। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में 10 बड़ी नदियां हैं और 100 से अधिक छोटी और मध्यम नदियां बहती हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं वो अंतरराज्यीय नदियां हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, मध्य प्रदेश की जो बड़ी नदियां हैं वो अंतरराज्यीय नदियां हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि मध्य प्रदेश से निकलती हैं ये नदियां और दूसरे राज्य में भी बहती हैं। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और मध्य प्रदेश में बहते हुए गुजरात राज्य में चली जाती है। तो इस प्रकार से 2 स्टेट में ये बहती है। इसी प्रकार से चंबल नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से जो नदियां हैं मध्य प्रदेश की बड़ी नदियां हैं वो अंतरराज्यीय नदियां हैं। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है और यहाँ की 4 प्रमुख नदियां जो हैं वो हैं नर्मदा, चंबल, सोन और ताप्ती। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में जो बहने वाली नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय नदियां हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये प्रायद्वीपीय नदियां क्या कहलाती हैं। ये है आपके सामने इंडिया का मैप। इसमें आप देखिएगा कि जो इंडिया का नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाला जो हिस्सा है, ये प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप क्या कहलाता है? ऐसा हिस्सा जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। तो फ्रेंड्स, जो भारत का नीचे वाला हिस्सा है ये प्रायद्वीप कहलाता है। तो यहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं ये प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की जो विशेषता होती है, ये बहुत तेजी से नहीं बहती हैं, बल्कि इनके जो पानी का वेग है वो कम होता है और ये बहुत ऊंचाई से नहीं गिरती हैं, मतलब स्मूथली पानी इनका बहता रहता है। फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की नदियाँ कैसी हैं, तो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। और मध्य प्रदेश की प्रदूषण के आधार पर जो मध्य प्रदेश की गंगा है वो कहलाती है बेतवा और मालवा की गंगा कहलाती है क्षिप्रा नदी, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, नर्मदा नदी की बात करते हैं हम। नर्मदा नदी सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? ये है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट और यहाँ की जो अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। फ्रेंड्स, नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं, तो 41 सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें भारत की नदियों की, तो भारत की अधिकतर नदियां जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। लेकिन नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी, ये 2 ऐसी नदियां हैं मध्य प्रदेश की जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। कौन कौन सी नदियां? ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए गुजरात की खंबात की खाड़ी में गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, तो एस्चुरी का निर्माण नर्मदा नदी करती है और कहाँ जाकर मिल जाती है? खंबात की खाड़ी में, अनूपपुर से निकल करके। और कहाँ मिलती है? गुजरात में खंबात की खाड़ी में। फ्रेंड्स, नर्मदा नदी की अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। कितनी है? 1312 किलोमीटर है। और जो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है वो है 1077 किलोमीटर। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कि जो मध्य प्रदेश की जो नदी है, सबसे इंपॉर्टेंट नदी है नर्मदा नदी, उसकी कुल लंबाई यानी अनूपपुर से निकल करके और खंबात की खाड़ी तक इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश की बात करें कि ये मध्य प्रदेश में अनूपपुर से जो अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ तक जो इसकी लंबाई है वो है 1077 किलोमीटर।
फ्रेंड्स, नर्मदा नदी के कुछ अन्य नाम भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। नर्मदा नदी के अन्य नाम है रेवा, संकरी, मैकलसुता, अमरकंठी, नामोदास और सोमो देवी। नर्मदा नदी की उसकी पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। मतलब अगर हम प्रदूषण के आधार पर कहें तो मध्य प्रदेश की जो गंगा है वो बेतवा है, लेकिन पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कौन है, वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भारत के उत्तरी दक्षिणी भागों को विभाजित करती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये भारत का हृदय प्रदेश कौन सा है, मध्य प्रदेश, और इसके बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है, नर्मदा नदी। तो ये भारत को भी दो भागों में विभाजित करने का काम करती है। दो भागों में विभाजित करने का काम यानी उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में विभाजित करने का काम करती है। नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जैसे ये नर्मदा नदी इधर से निकलती है, इसके आसपास इससे सहायक नदियां भी मिलती हैं और इस नदी का प्रभाव कितने क्षेत्र पर है, ये कहलाता है उसका अपवाह क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, जो नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र है वो है 93,180 वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो नर्मदा नदी कर्क रेखा के समांतर बहती है। मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, और उसी के समांतर कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी। और इसका जो अपवाह क्षेत्र है ये महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ध्यान से सुनिएगा, इसका अपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये बहती किन दो राज्यों में है, मध्य प्रदेश और गुजरात में। फ्रेंड्स, नर्मदा नदी के किनारे एशिया की सबसे प्राचीन सभ्यता का भी जन्म हुआ है। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। नर्मदा नदी के किनारे प्राचीन मानव खोपड़ी की खोज हुई है, और वो कहाँ हुई है, होशंगाबाद के हथनौरा ग्राम में। कहाँ पर हुई है, होशंगाबाद के हथनौरा ग्राम में मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं, यह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पूछा जाता है कि दाएं और बाएं तट से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं, उनको हम देख लेते हैं। नर्मदा नदी अनूपपुर से निकलती है, तो इसके साथ इसमें और भी छोटी नदियां मिलती जाती हैं। तो दाएं तट से कौन सी नदियां मिलती हैं उनको हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा दायां तट और ये हो जाएगा बायां तट। ध्यान से सुनिएगा, ये हो जाएगा दायां तट और ये हो जाएगा बायां तट। तो दाएं तट से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, हिरन, तेंदुनी, वारणा, चंद्रकेसर, जामेश्वर, मान और हथनी। तो ये दाएं तट से मिलती हैं। और बाएं तट से कौन कौन सी मिलती हैं, बाएं तट से मिलती हैं बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटी तवा, कुंदी, देव, गोई। तो इस प्रकार से हम जो दाएं तट और बाएं तट की नदियों को याद करेंगे। अब कुल दाएं तट से कितनी मिलती हैं, तो दाएं तट से मिलने वाली जो नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं वो है कुल 19, मतलब दाएं तट से मिलती हैं 19, और बाएं तट से मिलती हैं कुल कितनी, 22, यानी 22 नदियां मिलती हैं। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी पर कुछ जल प्रपात हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। कपिल धारा और दुग्ध धारा ये अनूपपुर में ही है। जैसे ही नर्मदा नदी निकलती है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो थोड़ी दूर जाकर के कपिल धारा और दुग्ध धारा नामक दो जलप्रपात बनाती है। फिर है धुआंधार जलप्रपात, ये धुआंधार जलप्रपात है, ये है जबलपुर में। सहस्त्रधारा जलप्रपात ये है महेश्वर में। मंदार जलप्रपात ये है बड़वाह में। और दर्दी जलप्रपात ये है खंडवा में। तो ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लें कि नर्मदा नदी के द्वारा बनाए गए जो जलप्रपात हैं वो कौन कौन से हैं, कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआंधार, सहस्त्रधारा, मंदार और दर्दी जलप्रपात। अगर हम नर्मदा नदी की बात करें कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो यह कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। अब वो जिले देख लीजिएगा, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, सीहोर, देवास, बड़वानी और सबसे लास्ट में अलीराजपुर। तो निकलती है ये अनूपपुर से। और ये मध्य प्रदेश का कौन सा लास्ट जिला है जिससे होकर गुजरती है, तो वो है अलीराजपुर। नर्मदा नदी ओमकारेश्वर में मांधाता पहाड़ी के पास ओमकारेश्वर द्वीप का निर्माण करती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि ओमकारेश्वर द्वीप का निर्माण कहाँ करती है, तो ओमकारेश्वर में
ये मानधाता पहाड़ी के पास ओमकारेश्वर द्वीप बनाती है। नर्मदा नदी के द्वारा बनाए गए जलप्रपात यह भी हमने डिस्कस किए हैं। और नर्मदा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। अमरकंटक, जो कि जहाँ से ये निकलती है, इस सबसे दर्शनीय स्थल है मध्य प्रदेश का। मंडला है, ओमकारेश्वर है, महेश्वर है, नेमावार है, बड़वाह है, जबलपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, बड़वानी और अलीराजपुर ये नर्मदा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में जो नर्मदा नदी है उसको जीवित मानव के समान दर्जा दिया गया है। यानी मध्य प्रदेश की एकमात्र जीवित नदी कौन सी है, तो वो है नर्मदा नदी। और ये किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने। किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में। नर्मदा नदी पर निर्मित बांध एवं परियोजनाओं को देखें तो इंदिरा सागर, खंडवा और सरदार सरोवर जो कि गुजरात में है भड़ोच के पास, और महेश्वर खरगोन में है, बरगी जबलपुर में है, और ओमकारेश्वर खंडवा में है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक हमें पिक्चर दिखाई दे रही है, इसके माध्यम से हम समझेंगे कि नर्मदा नदी पर कहाँ कौन सा स्थल है। फ्रेंड्स, अमरकंटक जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है तो ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसके बाद जबलपुर में ये भेड़ा घाट है, और जबलपुर के पास ही क्या है? वर्गी बांध है, यानी वर्गी डैम है। तो जबलपुर के पास वर्गी नामक ग्राम में ये वर्गी डैम बनाया गया है, और नर्मदा नदी का पहला बांध है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नर्मदा नदी का पहला बांध कौन सा है जो कि बनाया गया है, तो वो है वर्गी डैम। कहाँ बनाया गया है? जबलपुर के पास वर्गी नामक गांव में। इसकी सिंचाई क्षमता कितनी है? 4.37 लाख हेक्टेयर है। बिजली का उत्पादन होता है 100 मेगावाट। फिर भेड़ाघाट की बात करें तो भेड़ाघाट एक प्रमुख पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश का। फिर और आगे चलते हैं तो तवा बांध बना हुआ है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी की सहायक नदी तवा पर, मतलब नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है तवा, उस पर बना हुआ है तवा बांध। और आगे चलते हैं तो खंडवा जिले में इंदिरा सागर परियोजना है। नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में इंदिरा सागर परियोजना है, और ये खंडवा जिले में पुनासा के पास है। देश की सबसे ज़्यादा जल संग्रहण क्षमता है किसमें? इंदिरा सागर बांध में। और खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिले में इससे सिंचाई होती है, और इसकी बिजली उत्पादन की जो क्षमता है वो है 1000 मेगावाट। फिर यहीं पर ओमकारेश्वर बांध है, और ओमकारेश्वर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ओमकारेश्वर परियोजना की बात करें तो ये खंडवा जिले में है, मानधाता गांव के पास। सिंचाई क्षमता है 1.47 लाख हेक्टेयर है। बिजली का उत्पादन होता है यहाँ 500 मेगावाट। फिर आगे चलते हैं, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ एक प्रमुख पर्यटन स्थल है महेश्वर। फिर गुजरात में आते हैं तो यहाँ पर सरदार सरोवर परियोजना है, और फिर खंबात की खाड़ी में ये नर्मदा नदी मिल जाती है। तो अभी हमने डिस्कस किया है नर्मदा नदी को, अब हम डिस्कस करेंगे चंबल नदी को। चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की सिगार चोटी के पास जानापाव पहाड़ी, यानी जो इंदौर है, इंदौर के पास महू है, और महू के पास जानापाव पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है कौन सी नदी? चंबल नदी। ठीक है, और ये वाचू पॉइंट से निकलती है, मतलब जो जानापाव पहाड़ियां का जो वाचू पॉइंट है वहां से ये निकलती है। फ्रेंड्स, चंबल नदी के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे चरमावती, पूर्णा, धर्मावती, कामधेनु, रतिदेव, कीर्ति। ये इस प्रकार से चंबल नदी के कुछ अन्य नाम भी हैं। चंबल नदी चित्तौड़गढ़ में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि ये जानापाव पहाड़ी से निकलती है, और इस प्रकार से ये राजस्थान में भी प्रवेश करती है। तो चित्तौड़गढ़ के पास यहाँ पर ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्माण भी करती है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्माण करने वाली मध्य प्रदेश की नदी कौन सी है? तो वो है चंबल नदी। फ्रेंड्स, चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है, जबकि मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में कुल कैचमेंट क्षेत्र, यानी इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो है 57,054 वर्ग किलोमीटर है। मतलब इसका जो अपवाह क्षेत्र है ये कितना है? 57,054 वर्ग किलोमीटर। चंबल नदी के किनारे मध्य प्रदेश के जो प्रमुख नगर हैं वो कौन कौन से हैं? महू सबसे इंपॉर्टेंट है, रतलाम, धार, श्योपुर, मुरैना, ये सबसे इंपॉर्टेंट शहर हैं चंबल नदी के किनारे बसे हैं।
इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? काली सिंध, पार्वती, बनास और क्षिप्रा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? काली सिंध, पार्वती, बनास और क्षिप्रा। चंबल नदी की सहायक नदियां, बनास एकमात्र ऐसी नदी है जो अपना संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है, मतलब वहीं से निकलती है और चंबल नदी में, मतलब राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में ही चंबल नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये अपना पूरा चक्र जो है वो राजस्थान में ही पूरा कर लेती है। चंबल नदी इटावा यानी उत्तर प्रदेश के पास से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में मिल जाती है, मतलब यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी है। और ये कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश में इटावा के पास। फ्रेंड्स, चंबल नदी भैंस रोड गढ़ में 18 मीटर ऊंचा चूलिया जलप्रपात बनाती है, मतलब ये चंबल नदी पर जो इम्पोर्टेंट जो जलप्रपात है वो कौन सा जलप्रपात है? चूलिया जलप्रपात। चंबल नदी मुरैना, श्योपुर, भिंड जिलों की चट्टानों को काटते हुए गहरे गड्ढों का निर्माण करती है, मतलब जो चंबल नदी है वो 3 जिलों मुरैना, श्योपुर और भिंड, इन 3 जिलों में गहरे गड्ढों का भी निर्माण करती है। फ्रेंड्स, चंबल नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर 112 किलोमीटर की लंबाई पर बहती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर 216 किलोमीटर की लंबाई पर बहती है। अगर हम बात करें चंबल घाटी परियोजना की, तो चंबल घाटी परियोजना यानी चंबल नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं? तो ध्यान से सुन लीजिएगा। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है, ये एमपी में है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये चंबल नदी पर ही बनाए गए हैं, लेकिन ये कहां पर हैं? ये हैं राजस्थान में। तो ध्यान से सुनिएगा, ये राजस्थान में है और गांधी सागर ये बनाया गया है मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सोन नदी की। सबसे इंपॉर्टेंट नदी है मध्य प्रदेश की। तो सोन नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से ही निकलती है, जहां से नर्मदा नदी निकलती है, उसी के पास से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी। लेकिन जो नर्मदा नदी है ये पूर्व से पश्चिम की ओर आती है, लेकिन जो सोन नदी है, सोन नदी उत्तर की ओर बहती है। तो फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार में पटना जिलों में गंगा नदी में मिल जाती है। तो सोन नदी किस नदी में जाकर के मिलती है? गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। और किन किन राज्यों से बहती है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन राज्यों से बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी अनूपपुर, शहडोल और रीवा सीधी जिलों में बहते हुए बिहार में प्रवेश कर गंगा में मिल जाती है। इसका बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर है। ध्यान से सुनिएगा, सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की नदी कौन सी है? तो वो है सोन नदी। इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें तो इसका अपवाह क्षेत्र है 17,900 वर्ग किलोमीटर। फ्रेंड्स, इसके कुछ अन्य नाम हैं, कुछ अदर नाम है इसके सोन नदी के, जैसे इसको नंद भी कहा जाता है, इस सोन नदी को स्वर्ण नदी भी, सोन सुवर्ण, सोन पालिका, सोन भद्र कहा जाता है, सुवा और हिरण्यवाह भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं और भी सोन नदी के बारे में। तो इसकी कुल लंबाई है 780 किलोमीटर, जबकि मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई है 509 किलोमीटर। फ्रेंड्स, ये अमरकंटक से इधर से निकलती है, तो इसकी कुल लंबाई जब तक ये गंगा नदी में नहीं मिल जाती है तब तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर। लेकिन ये मध्य प्रदेश में जहां से निकलती है अमरकंटक से, और मध्य प्रदेश में कुल कितनी लंबाई में बहती है? 509 किलोमीटर में। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जोहिला, गोपद, रेहंद और उत्तरी कोयल। ये 4 जो हैं सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? जोहिला, गोपद, रेहंद और उत्तरी गोयल इसकी सहायक नदियां हैं। सोन नदी पर बाण सागर परियोजना जो कि शहडोल में है बनाई गई है। बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? सोन नदी पर है। फ्रेंड्स, सोन नदी पर दुर्लभ प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दुर्लभ प्रजाति के कछुए किस नदी में पाए जाते हैं? तो वो सोन नदी में भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने नदियों को डिस्कस किया है। इसका सेकेंड पार्ट आप देखना ना भूलें और इस सीरीज के साथ आप बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।